नमस्कार दोस्तों, मैं शेयर नॉलेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट मिली थी कि उनको SAP ECC इंस्टॉलेशन चाहिए, मतलब ECC 6 या ECC जो भी EHP वर्जन्स वगैरह आए हैं उसका इंस्टॉलेशन चाहिए, क्योंकि उनको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए इंस्टॉल करना है और उनको सीखना है कि वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो उन्हीं लोगों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि ECC का इंस्टॉलेशन अपने घर पे होम लैपटॉप में या होम पर्सनल कंप्यूटर में कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट है। ज़्यादातर लोगों को मैंने सुना है कि वर्चुअल मशीन्स का भी यूज़ करते हैं और दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे पास जो सेटअप है वो सेटअप है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब मैं विंडोज़ 2016 सर्वर एडिशन यूज़ कर रहा हूँ। उसमें ECC 6 है, EHP 6 है, साइबेस डेटाबेस है इसमें, जो साइबेस ASC SAP का खुद का डेटाबेस है, और कर्नल है। तो अभी मैं इस पर शुरू करूँगा कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप घर पे यूज़ कर रहे हो इंस्टॉलेशन या वगैरह कुछ भी प्रैक्टिस के लिए, तो VMware के कंपेयर में अगर आप खुद सर्वर OS अगर इंस्टॉल करते हो तो उसका परफॉर्मेंस बेटर रहेगा कंपेयर टू VMware। क्योंकि VMware में क्या होता है कि वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्टिंग है और उसके अंदर एक दूसरी वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। तो इसमें आपको शुरू में अच्छा लगेगा कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेटर अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह करते हो या फ्रिक्वेंटली आप अगर यूज़ करना चाहते हो तो फिर आप उससे बोर हो जाओगे, क्योंकि आपको वो ऐसा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा जैसा नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलता है। तो बेटर है कि आप विंडोज़ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करिए और उसमें भी आप सब चीज़ें आपको अवेलेबल रहती है। आपको मल्टीमीडिया का ऑप्शंस भी मिलता है और MS ऑफिस वगैरह। विंडोज़ ने एक अच्छा काम ये किया हुआ है कि विंडोज़ सर्वर को भी उन्होंने ऑलमोस्ट विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 की तरह ही बना दिया है, तो उसमें ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर सपोर्ट करते हैं। तो आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडोज़ सर्वर एडिशन अगर यूज़ करोगे तो बेटर है। तो मैं आज यहाँ पे विंडोज़ 2016 ऑलरेडी मेरी सिस्टम में है, मैं यहाँ से इंस्टॉलेशन शुरू करूँगा। इंस्टॉलेशन शुरू करने से पहले SAP की जो प्री रिक्विजिट है उसमें मैं बता दूँ कि सबसे पहले आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है वो 13 कैरेक्टर और नॉर्मल होना चाहिए। मतलब मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिंपल नाम देना है आपको, क्योंकि आप जब इंस्टॉल करते हो तो उसमें विंडोज़ का नाम Win2 समथिंग कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे जाके आप यहाँ से चेंज सेटिंग है, वहाँ से जाके आप चेंज में जाइए। पहले आप यहाँ पे कंप्यूटर का नाम चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने SAP इंडिया दिया है, आप अपना नाम भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देना है और 13 कैरेक्टर से ज़्यादा का नाम नहीं होना चाहिए होस्ट का। तो आपको ये नाम सेट करना है, क्योंकि अगर ये सेट नहीं किया होगा तो एंड में आपको फिर से एरर आ सकती है। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे जाने के बाद आपको पेजिंग फाइल स्वैपिंग का जो है वो सेटिंग करना है। तो उसके लिए आपको एडवांस सिस्टम में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पहला टैब जो परफॉर्मेंस है वहाँ पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे आने के बाद आपको यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप जैसे देखोगे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, क्योंकि ये करने के बाद रिस्टार्ट करना पड़ता है, इसीलिए मैंने पहले से ही सेट करके रखा है। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे चेंज में जाना है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जब आप जाओगे तो इस तरीके का रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ सेट नहीं है। जब आप पहली बार आओगे तो ये ऑटोमेटिक पे क्लिक रहेगा, वो आपको हटाना है। उसके बाद D ड्राइव में अगर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ तो उस ड्राइव में यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ये साइज़ देनी है। ये साइज़ आप नोट कर लीजिएगा, या तो मेरा वीडियो है उस पर आप ऑनलाइन देख सकते हो कि इस तरीके का आपको सेटिंग मिनिमम करना है। ये इसलिए करना है कि जब आप परफॉर्मेंस वगैरह जब SAP इंस्टॉल होता है तो रन टाइम पे काफ़ी सारे बड़े फाइल डेटाबेस के होते हैं, वो स्वैपिंग के लिए यूज़ करता है SAP, तो इसका रिकमेंडेड सेटिंग है, तो ये आपको करना है। यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी सेटिंग कर लिया है। उसके बाद आपको सेट करके जब ओके करोगे तो सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। ये करने के बाद आपको ये बंद कर देना है। उसके बाद अब हम काम करेंगे SAP का जो हमारा सोर्स है वहाँ पे आएंगे। अभी ये पुराना है ECC 6 KPID, SAP अपग्रेड हो गया है और उसमें काफ़ी सारे नए नए सिस्टम आ गए। ECC को इंस्टॉल करने के लिए हमें जो SWPM वर्जन है, लेकिन उसमें मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो SP03 है, क्योंकि नए वर्जन्स में उन्होंने ECC 6 का ऑप्शन हटा दिया है, वो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हो, या तो आपको किसी से लेना पड़ेगा, आपको SAP लॉन्च पैड पे नहीं मिलेगा।
इस एप्लीकेशन को रन करने के पहले हमें जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके सिस्टम में जो भी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जावा इंस्टॉल करूँगा। यहाँ पे कोई भी सेटिंग शुरू करने से पहले उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करिएगा। जावा टू SDK अभी यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा इसको। ये आपका सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया। अभी इसके बाद हमें इसका पाथ सेट करना है। तो इसका पाथ सेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसका जो पाथ है वो कॉपी करना पड़ेगा एक जावा का। ये नॉर्मल जावा इंस्टॉलेशन है, आप कहीं से भी देख सकते हो, और अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो। इसको ये कॉपी करेंगे हम, उसके बाद मिनिमाइज, उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक, उसके बाद यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग, यहाँ पे हम जाएंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल पे। उसके बाद यहाँ पे जो पाथ रहेगा उस पर हम डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम एक नया ऑप्शंस बनाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा जावा अंडरस्कोर होम। उसके बाद यहाँ पे वो पाथ में पेस्ट करूँगा। ये नाम सेम होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ओके करना है। उसके बाद नीचे जो सिस्टम एनवायरनमेंट है उस पर हमें डबल क्लिक करना है। ई पाथ पे डबल क्लिक, यहाँ पे आना है, और यहाँ आने के बाद मुझे न्यू पे जाना है। यहाँ से मुझे इसको कॉपी करना है, बीन वाला फोल्डर को। तो बीन वाले को ऐसे क्लिक करो, यहाँ पे आ जाएंगे हम। ओके, उसके बाद हमें ओके देना है। अभी ये सही तरीके से इंस्टॉल्ड हुआ या नहीं हुआ वो चेक करने के लिए हमें यहाँ पे जाना है CMD पे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमें लिखना है जावा C। अगर ये कुछ डिस्प्ले हो जाएगा वर्जन्स वगैरह, तो इसका मतलब हमने जावा सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया है और पाथ वर्क कर रहा है। अगर ये एरर आ रहा है, इसका मतलब जावा सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हुआ है। अभी हम एंटर मारेंगे। देखिए एंटर किया, इन्फॉर्मेशन आ गई। इसका मतलब हमारा जो जावा का स्टेप था वो सक्सेसफुल हो गया है। अब ये हमारी जो प्री रिक्विजिट थी ये हो गई। अब हम शुरू करेंगे सेटिंग में सबसे पहले हमें करना है SWPM को ओपन करना है। SWPM को ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे ये जो फाइल है, जब भी आप SAP लॉन्च पैड से कुछ भी डाउनलोड करते हो तो वो बड़े फाइल्स रहते हैं। अगर आप विंडोज़ वगैरह यूज़ करते हो तो उसमें आपको कंप्रेसर रहता है, जिप फाइल 7 जिप WinRAR वगैरह। तो SAP ने खुद का एक रखा है सार करके। जो पुराने फाइल थे उसमें कार करके आता था, नए में सार आ रहा है। तो ये वही सेम कंसेप्ट है, सिर्फ इन्होंने नाम अलग दिया हुआ है। सार का फुल फॉर्म होता है SAP आर्काइव। तो ये कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है, सेम आर्काइव का कंसेप्ट है, लेकिन इन्होंने SAP ने बनाया है, इसीलिए इन्होंने एक्सटेंशन दिया है SAP आर्काइव का सार। अब कोई भी फाइल को पहले अनकार करना है। अनकार करने के लिए ऑलरेडी हमने SAP कार का एक प्रोग्राम रखा है। अभी इसको हम ओपन करेंगे। यहीं से शॉर्टकट ओपन करने के लिए Ctrl+Alt+Shift राइट क्लिक ये करोगे तो आप जिस डायरेक्टरी में रनिंग हो वहीं से आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो एक शॉर्टकट है जो आपको कभी कभी काम आ सकता है। अभी इसको अनकार कैसे करना है, SAP कार, जो भी आपका SAP कार का नाम है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है -XVF। अब -XVF, -X का मतलब है एक्सट्रैक्ट, मतलब जो भी आपकी फाइल है उसको एक्सट्रैक्ट करना है। ये दो फाइल आपको दिख रहे हो, वो मैंने स्क्रीन पे इसीलिए रखी है कि जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जितनी भी फाइलें सार है वो आपको अनसार करनी है, मतलब अनकार करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर कन्फ्यूज़न है तो *.* मतलब जितनी भी फाइलें हैं वो पूरी अनकार हो जाएगी। अब मैं एंटर करूँगा यहाँ से। देखिए सारी फाइलें धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट हो रही है, और जैसे जैसे एक्सट्रैक्ट होगी उस तरीके से आपको बैकग्राउंड में दिखेगी। थोड़े टाइम बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वहाँ पे एक SAP INST बाहर आ जाएगा पूरा एक्सट्रैक्ट होके।
फिर हम उसको इंस्टॉलेशन में यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ये पूरा हमारा सोर्स कंप्लीट हो गया है अनकार। अभी अनकार हो गया है, ये स्क्रीन की ज़रूरत नहीं है, ये स्क्रीन में बंद कर रहा हूँ। एग्जिट, बाहर आ गए। अब जैसे हम नीचे आएंगे बाहर, देखिए यहाँ पे SAP INST आ गया है। तो SAP INST और SAP INST GUI दोनों सेम है, आप कोई भी ओपन कर सकते हो। मैं यहाँ पे SAP INST ओपन करूँगा राइट क्लिक करके। जैसे मैंने बताया, कुछ भी करना है ओपन तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करिएगा, क्योंकि कभी कभी इंस्टॉलेशन में एडमिन एक्सेस ना होने की वजह से इंस्टॉलेशन कैंसिल हो सकता है। तो बेटर है कि SAP INST ओपन करना है। उसके बाद एक स्क्रीन पूरा लेआउट ओपन हो जाएगा। अभी जो नए वर्जन्स वगैरह हैं, उसमें जो नए SAP के जो SWPM है वो पूरे ब्राउज़र में आते हैं, मतलब क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन होते हैं। पुराने जो SAP सेटअप थे INST, वो इस तरीके से आते थे। तो और अगर आपको ये भी बता दूं कि आपने अगर नेट व्यूअर का कंसेप्ट सुना है और आपको अगर कन्फ्यूज़न है कि नेट व्यूअर क्या है, तो ये जो आप पूरी स्क्रीन देख रहे हो यही नेट व्यूअर है। नेट व्यूअर SAP ने इसीलिए बनाया हुआ है कि पहले SAP जब पुराने सिस्टम में क्या था कि हर इंस्टॉलेशन के लिए अलग से प्रोग्राम आता था। जैसे कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम विंडोज़ में यूज़ करते हैं तो हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग सेटअप फाइल रहती है। तो SAP ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि एक ही सेटअप है। जैसे कि ये पूरा एक ही आपको INST ओपन करना है, तो यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो यहाँ से आपके पास जो भी सेटअप है उसको लोड करो, लेकिन आपको इंडेक्स के तौर पे सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं नेट व्यूअर। तो नेट व्यूअर अगर कोई पूछे कि क्या है, तो आप बता सकते हो कि जो एक मल्टी इंस्टॉलेशन प्लेटफॉर्म है उसको नेट व्यूअर बोल सकते हैं। अभी हमारे पास जो है वो है SAP बिजनेस सूट 7i 2011। मतलब ECC आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो कहीं पे भी, तो आपको यही ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इतने प्री डिफाइंड ऑप्शन है, उसमें से हम लेंगे 6 ERP 6.0। ठीक है, ये ERP है। CRM अलग है, SCM अलग है, SRM अलग है। हम यहाँ पे ECC करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे इंस्टॉलेशन नया करना है, तो हम यहाँ पे करेंगे SAP एप्लीकेशन सर्वर ABAP। उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है डेटाबेस के हिसाब से, क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो तो हमने सिलेक्ट कर ली, लेकिन SAP डेटाबेस इंडिपेंडेंट है, तो उसमें अलग अलग डेटाबेस रहते हैं। तो हम कौन सा डेटाबेस यूज़ करेंगे उसके ऊपर से हमें सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा सिलेक्ट SAP साइबेस ASC। इसके बाद क्लिक करना है सेंट्रल सिस्टम पे। यहाँ आने के बाद आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इधर से भी मिल जाएगी। अब इसको मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अभी जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, वो सेटअप लोड होना शुरू हो जाएगा और उसके रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स वगैरह होंगे वो हमें स्क्रीन पे 1 बाय 1 आने लगेंगे। तो उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या क्या सेटअप में चाहिए। देखिए अभी ये स्क्रीन ओपन हो गया। इसमें आपको दो ऑप्शन देते हैं, एक टिपिकल है और एक कस्टम है। जो दूसरे सॉफ्टवेयरों की तरह इसमें भी सेम कैटेगरी है कि टिपिकल में SAP ने प्री डिफाइंड सेटिंग रखा होता है। इसमें ज़्यादातर आपको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको पार्टीशंस के लिए कोई ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसकी परफॉर्मेंस के रिलेटेड है कुछ रैम वगैरह कितने कोर वगैरह, वो आपको कुछ नहीं करना है। वो सेटअप SAP आपकी जो सिस्टम है उसको अपने हिसाब से ही सेट करेगा। दूसरा जो ऑप्शन कस्टम का है, वो कस्टम में उस तरीके का सेटिंग रहता है कि आपको जो भी सेटिंग वगैरह है वो खुद डिसाइड करना है। आपको पार्टीशंस कितने लेने हैं, आप डेटाबेस बना रहे हो तो डेटाबेस में आपको कितने ड्राइव लेने हैं, या आपको होमोजीनियस सिस्टम की कॉपी करनी है, हेट्रोजीनियस सिस्टम की कॉपी करनी है, तो उस तरीके के ऑप्शंस आपको इसमें मिल सकते हैं। अभी हम यहाँ पे जाएंगे टिपिकल पे। टिपिकल पे जाने से पहले ये आपको एक ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि SAP का एक सेटिंग है कि जब भी आप ऐसा कोई इंस्टॉलेशन शुरू करते हो तो वो एक बार आपका सिस्टम लॉग अप करेगा, और लॉग अप करने के बाद फिर से जब चालू करोगे तो जहाँ से अटका है वहीं से आ जाएगा। ये SAP का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, तो ये हमें फॉलो करना है।
जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक बार लॉग ऑफ होगा और लॉग ऑफ होने के बाद फिर से वो शुरू हो जाएगा। ये कंसेप्ट इसीलिए होता है कि आपकी सिस्टम लेवल पे एसएपी चेंजेस करता है पैरामीटर्स और यूज़र क्रिएशन के लेवल पे और राइट्स लेने के लिए। इसीलिए आप कभी भी इंस्टॉलेशन करोगे तो आपको एक बार लॉग ऑफ करना पड़ेगा इसको, और ऑटोमेटिक लॉग ऑफ होता है। लॉग ऑफ होने के बाद अब आप जब लॉगिन करोगे तो वापस उसी स्क्रीन पे आ जाएगा। अभी देखिए जैसे कि हम इसी स्क्रीन पे आ गए हैं, अभी वो फिर से वो ओपन होगा थोड़ी देर बाद। अभी देखिए आप नीचे जो फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है, मतलब हमने जो भी सेटिंग्स वगैरह किए थे पहले वहाँ पे आ गया। अभी यहाँ आने के बाद ये यहाँ पे एसआईडी पूछेगा, मतलब कि एसआईडी कौन सा है। एसआईडी मतलब होता है एसएपी का सिस्टम आईडी नंबर। जैसे कि आप कंपनियों में काम कर रहे हो तो एबीसी रहेगा या एफजीए रहेगा या डीटीसी रहेगा, कोई भी कंपनी का शॉर्ट फॉर्म वगैरह आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एसएमएम। ठीक है, मैंने लिया है एसआईडी एसएमएम। इंस्टॉलेशन ड्राइव पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ डी ड्राइव। मेरा डी ड्राइव है वो एक बार आप देख लीजिए। और याद रखिएगा मैंने जैसे बताया था स्वैपिंग आप जो भी सिलेक्ट कर रहे हो, तो ये डी ड्राइव में फिलहाल कुछ नहीं है, लेकिन वो स्वैपिंग मैंने सेट किया था उसकी वजह से स्पेस है। तो ये स्पेस रहने के लिए आपको वो ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे डी ड्राइव में इंस्टॉलेशन करूँगा, यहाँ फिलहाल कुछ नहीं है, ये पूरा एम्प्टी है। डी ड्राइव में क्या आएगा, आपकी यूज़र SAP-MNT फाइल रहेगी, लॉग्स वगैरह रहेंगे, आपके जो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट वगैरह है, आपके जो वर्क रिलेटेड है, डेवलपर ट्रेसिस, वो सब डी ड्राइव में आएगा। उसके बाद जो दूसरा ड्राइव होगा उसमें SAP अपने आप ही इंस्टॉलेशन के लिए साइबेस या जो भी डेटाबेस है उसको सिलेक्ट करेगा। यहाँ आने के बाद ये सब ऑप्शंस आपको मैन्युअली अगर करने हैं तो कस्टम सिलेक्शन करना है, और अगर आपको सेम पे रखना है तो आपको ये जैसे टिपिकल है उसमें आपको सिर्फ ये ड्राइव पूछेगा। यहाँ आने के बाद मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट पे। जैसे ही नेक्स्ट पे किया ये ऑप्शन आ गया SAP सिस्टम DNS डोमेन नेम। ये कब आता है यूज़ कि आप सिस्टम डोमेन में काम कर रहे हो, मतलब स्कूल कॉलेज इसमें आपने अगर काम किया हो तो आप एक ही जगह कभी कहीं पे भी लॉगिन करो आपको सिस्टम मिल जाएगी। ये डोमेन भी उसी तरीके का सिस्टम है कि एक डोमेन होता है, नेटवर्क टीम ने बनाया हुआ होता है और उसमें बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर रहते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम है कि वर्बोज.नेट समथिंग, तो इस तरीके का होगा। उसमें जितने भी कंप्यूटर हो गए उसमें पॉलिसी एक ही काम करती है। तो इस तरीके के कंसेप्ट के लिए ये ऑप्शन लिया जाता है। अगर आप पर्सनल यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ से रिमूव कर देना है। उसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट पे। ये आ रहा है मास्टर पासवर्ड। मतलब मास्टर पासवर्ड मतलब आपकी SAP सिस्टम में जहाँ पे भी DDIC का पासवर्ड, SAP स्टार का पासवर्ड, आप डेटाबेस का पासवर्ड, सभी का पासवर्ड यहीं से जाएगा। ये पासवर्ड और आपकी SAP लॉगिन का विंडोज़ लॉगिन का पासवर्ड दोनों डिफरेंट है। आप सेम भी दे सकते हो और डिफरेंट भी रख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन जो भी पासवर्ड दो वो याद रखिएगा, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन के बाद सबसे पहले इसी पासवर्ड को आपको देना पड़ेगा। अगर ये पासवर्ड नहीं होगा तो आपको इंस्टॉलेशन कोई काम का नहीं है, आपको पूरा काफ़ी सारा चेंजेस करना पड़ेगा उसमें। उसके बाद नेक्स्ट। अब आ रहा है इंस्टॉलेशन सेटिंग पे। अभी क्या मांग रहा है यहाँ पे, यूसी कर्नल नेट फीवर, मतलब यूसी मतलब यूनिकोड, कर्नल मतलब आपका कर्नल है वो, और नेट फीवर यहाँ पे 720 या 721। उसमें क्या मांगा है नीचे उसने, SAP की इंस्टॉलेशन में सारी चीज़ें हैं वो एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप ऐसे स्क्रीन पे करोगे तो डायरेक्टली कुछ सिलेक्ट मत करिएगा, क्योंकि इसमें एक बार अगर सेटिंग आ गया तो उसके बाद उसको रिमूव करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें हमें जो कर्नल है उसकी label.asc फाइल को सिलेक्ट करना है। तो वो फाइल हमारी कहाँ पे है, यहाँ पे। ये तो डी ड्राइव मैंने आपके और रेफरेंस के लिए रखा है। यहाँ पे ई में हमारा सोर्स है। अभी ये है कर्नल हमारा, ठीक है। तो ये जो दो फाइलें दिख रही है इसमें से हमें सिलेक्ट करना है। अभी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ड्राइव। यहाँ से दो है, इसमें से हम ये साइबेस का कर्नल है, हम इसको लेंगे। पहले ये लेंगे,
क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न अगर रहता है तो आप एक सिलेक्ट करिएगा, अगर वो सही नहीं होगा तो आपको एरर दे देगा। अब मैं लेबल डॉट ए से सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। अगर वो सही कर्नल नहीं होगा तो आपको यहीं पे बता देगा। ये अभी हो गया हमारा। अभी दूसरा क्या बता रहा है, SAP साइबेज ASC, मतलब हमने जो डेटाबेस सिलेक्ट किया है उसकी फाइल हमें देनी है। उसमें भी सेम लेबल डॉट ASC। आपको थोड़ा बहुत होगा कि लेबल डॉट ASC क्यों लेता है, तो लेबल डॉट ASC में कुछ होता नहीं है, एक लाइन लिखी रहती है कि ये जो फाइल है वो SAP साइबेज ASC की है। वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार सिलेक्ट करने के बाद। अभी हमें यहाँ पे सिलेक्शन करना है डेटाबेस का। डेटाबेस साइबेस हमारा ये सिलेक्ट कर रहे हैं, साइबेस 15.7। ठीक है, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे लेबल डॉट ASC। अभी हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अभी जैसे मैंने बताया कि लेबल डॉट ASC क्या होता है, वो आप डबल क्लिक करोगे उसमें सिर्फ नाम लिखा रहता है, क्योंकि SAP भी एक सॉफ्टवेयर ही है तो उसमें भी एक पाथ होता है, तो नाम से वो पता चलेगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। SAP MM, ये जो नंबर है ये कहीं नंबर लिखा रहता है, कोई जगह पे उसका फाइल का नाम है। जैसे कि मैंने कर्नल का बताया आपको, तो कर्नल में आप जाओगे तो शायद उसका नाम लिखा रहेगा आपको इस तरीके से, SAP DVD, SAP कर्नल वगैरह, मतलब वो उसके आइडेंटिफिकेशन है कि सॉफ्टवेयर को पता चले कि उसने कौन सा फाइल सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद अभी आ रहा है SAP इंस्टॉलेशन एक्सपर्ट ECC6 EHP6, ये हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है। अभी ये जो एक्सपोर्ट है हमने यहाँ से लिया है। अभी ये जब फाइल मैंने जैसे बोला आपको कि जो भी फाइलें बड़ी होती है उसको क्लाउड पे या कोई भी ऑनलाइन स्टोरेज पे आप देखोगे तो उसको डिवाइड किया जाता है इस तरीके की कंप्रेस करके, ताकि आपका डेटा होता है वो लॉस ना हो। तो SAP में भी सेम यही कंसेप्ट है, इसीलिए ये सारी फाइलों को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके देते हैं। तो अभी हमें जो पहली फाइल है उसको डबल क्लिक करना है, उसके बाद बाकी की जितनी भी फाइलें हैं वो अपने आप एक्सट्रैक्ट करेगा। ये प्रोसीजर शायद 10 से 15 मिनट लेगा, तो ये प्रोसीजर जब तक ले रहा है तब तक वेट करना है। इसमें जितनी भी फाइलें हैं वो 1 बाय 1 एक्सट्रैक्ट होगी, 1 2 3 4 तो से लेके 8 तक। उसके बाद फाइनल एक फाइल बनेगी जो आपको सिलेक्ट करनी रहती है। और मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि ये जो इंस्टॉलेशन वगैरह के जो वीडियोस है वो थोड़ा लेंदी रहेंगे, तो जब मैं अपलोड कराऊँ तो प्लीज़ उसको डाउनलोड ना करके उसको देखिएगा पूरा। आने वाले टाइम पे हम इसी चैनल पे दूसरे वीडियोस भी शुरू करने वाले हैं दूसरे मॉड्यूल्स के, तो हम लोगों को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो मेरे वीडियोस को अगर आपको पसंद आते हैं या आपको कोई भी क्वेरीज वगैरह है तो उसमें कमेंट पे कमेंट करिए और लाइक करिए, ताकि हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े। क्योंकि ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैंने पूरा मेरा सिस्टम फिर से फॉर्मेट करने के बाद इंस्टॉलेशन के लिए रखा है, क्योंकि ऐसे भी इंस्टॉलेशन में एक बार इंस्टॉल करने के बाद उसको रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। रिमूव कर सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा बाद में, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि अगर एक बार ऐसे भी इंस्टॉल हो गया तो उसको रिमूव करने के लिए आपको सिस्टम पूरी फॉर्मेट करनी पड़ती है। तो ये वीडियो बनाने के लिए मैंने पूरी सिस्टम फॉर्मेट की है। तो हमें लोग जो इसके पीछे एफर्ट्स लगा रहे हैं तो प्लीज़ उसके बदले में हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और बन सके तो इसको ऑनलाइन ज़्यादा देखिएगा, और नॉलेज आपके पास जो है उसको शेयरिंग करिएगा और दूसरे लोगों के साथ भी बताइएगा। अभी जैसे कि 8 नंबर का पार्ट चल रहा है और 2 फोल्डर बने हुए हैं, तो अभी बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। अभी ये कंप्लीट हो गया।
इसका मतलब ये पूरी फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है। अब जैसे देख सकते हैं कि इसमें भी इसी तरीके के सेम फॉर्मेट रहेंगे, ज़्यादातर आपको फाइलें एक जैसी ही लगेगी सारी, इसमें भी लेबल डॉट एक्स ही रहेगा। अभी हमें यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, उसमें पहले लिखा हुआ है एक्सपोर्ट 1, मतलब हमें पहला फोल्डर लेना है। पहले फोल्डर से लेबल डॉट ASC, उसके बाद हमें नेक्स्ट करना है। अभी उसने मांगा दूसरा फोल्डर, तो हमें भी दूसरे फोल्डर के अंदर से लेबल डॉट ASC लेना है। अभी हमें क्लिक करना है नेक्स्ट पे। इंस्टॉलेशन एक्सपोर्ट मतलब होता है कि जो भी हमारा सेटअप वगैरह ECC सॉफ्टवेयर है और उसमें EHP वर्जन है 6 नंबर का, ये सॉफ्टवेयर है। तो ज़्यादातर कोई भी जगह पे आप ऐसे भी इंस्टॉलेशन करोगे तो इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। एक आपका जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का एक्सपोर्ट है, दूसरा आपका SWPM है, तीसरा आपका कर्नल है। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप कहीं पे भी जाओ। और चौथा आपका डेटाबेस रहता है। SWPM है वो कोई भी सपोर्ट करेगा, लेकिन आपको ये जो 3 ऑप्शन है वो मैंडेटरी है। अभी ये कर्नल है, पहला जो कर्नल था वो डेटाबेस का कर्नल था, ये जो कर्नल है वो ECC का कर्नल है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि ये 2 कर्नल हम रखते हैं, उसमें से एक कर्नल डेटाबेस के लिए है और दूसरा कर्नल होता है ERP के लिए। अभी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, लास्ट टाइम हमने सेकंड किया, तो इसका नाम भी आप अलग से कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ASC, क्योंकि ज़्यादातर आपको सेम नाम मिलेंगे तो इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप उसको रीनेम करके भी अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं कि डेटाबेस के लिए अलग से कर्नल और ये कर्नल। अगर आपको कर्नल के रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस कर्नल के ऊपर बनाया हुआ है कर्नल के रिलेटेड, तो आप देख सकते हो। अभी ये आया DA, डायग्नोस्टिक्स एजेंट सिस्टम ID, मतलब ये क्या होता है कि आपकी जो भी सिस्टम है होस्ट वगैरह, उसके सिस्टम को हैंडल करने के लिए एक एजेंट रहता है। मतलब आपका जो होस्ट है, होस्ट को कंट्रोल करने के लिए उसमें एरर्स वगैरह के लिए एक रहता है जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। इसको सिलेक्ट करिए नेक्स्ट। इसका ज़्यादातर नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो है वही बेटर रहता है। अगर आप नॉन डिजीज पर्सन है, आप अपने पर्सनल फंक्शनल के लिए अगर कुछ काम कर रहे हैं तो जो बेसिक सेटिंग्स है उसको यूज़ करें और इंस्टॉलेशन चालू कर दें। अगर आप बेसिस पर्सन हैं तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो सिस्टम होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, लेकिन लोड बहुत लेती है, तो उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। अभी आपको मैसेज दे रहा है कि जो क्रिएट करना है उसको जो भी परमिशंस वगैरह है या जो DA के लिए, तो हमें यहाँ पे यस देना है क्योंकि ये होस्ट फाइल में जाके एंट्री करेगा। अभी यहाँ पे आएगा SLD डेस्टिनेशन। SLD मतलब आपका जो सिस्टम है उसका लैंडस्केप, मतलब आपको एक ही सिस्टम, अगर आप SAP कंपनी में काम कर रहे हो तो काफ़ी सारी जगह पे आपने देखा होगा कि BW है, CRM है, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, तो कनेक्शन यहीं से होता है। SLD करना पड़ता है, मतलब एक सिस्टम के IP एड्रेस यहाँ पे करके मैपिंग करना पड़ता है। इसीलिए हम यहाँ पे स्टैंड अलोन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे नो SLD। इसको बाद में भी आप लेटर मतलब इंस्टॉलेशन के बाद भी इसको आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर पर्सनल यूज़ कर रहे हैं तो पर्सनल में हम इतना बड़ा सिस्टम यूज़ नहीं करते। अभी हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट काम था वो कंप्लीट हो गया। जैसे कि पहला जो ऑप्शन था कि हमारे सिस्टम की प्री रिक्विजिट, दूसरा प्री रिक्विजिट में क्या क्या हुआ कि आपको सिस्टम का नाम चेंज करना था, 13 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा जो था कि आप जो ड्राइव सिलेक्ट कर रहे हो वो ड्राइव में उसकी स्पेस स्वैपिंग वगैरह आपको देना है, जो मैंने 20 GB का आपको बताया। तीसरा मैंने क्या इंपॉर्टेंट बताया आपको कि आपका जो भी सोर्स वगैरह है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और पैरामीटर, क्योंकि ये सब सेटिंग्स अगर सही रहेंगे तो आप पैरामीटर की स्क्रीन पे से समरी पे आओगे। अब ये स्क्रीन का मतलब है कि हमने जो भी सिलेक्शन किया और हमारी जो सिस्टम थी वो SAP इंस्टॉलेशन रन होने के लिए कैपेबल है।
तो अभी सब करने के बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये लिस्ट का मतलब होता है कि जो भी हमने सिलेक्शन किया है वो सिलेक्शन क्या है, किस तरीके से हमने सिलेक्ट किया है। जैसे कि हमने पहला ऑप्शन टिपिकल लिया, उसके बाद सिस्टम SID किया, उसके बाद ड्राइव सिलेक्ट किया, जो वगैरह वगैरह। अगर इसमें से आपको लास्ट चांस दिया जाता है कि अगर आपको एक बार फिर से अगर कुछ एडिट वगैरह करना है, आप गलती से कुछ सिलेक्शन कर दिया, आपको ड्राइव चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये पैरामीटर रिव्यू पैरामीटर है, और आप यहाँ पे जो बटन रहता है यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो एडिट करके वापस उसी जगह पे जाके आपको फिर से वो सारा इंस्टॉलेशन के लिए सेटिंग कर सकते हैं। अगर ये देखिए, ये जैसे मैंने बताया कि आपने टिपिकल सिस्टम लिया है तो ये सब ऑप्शंस जो है जैसे कि डेटाबेस के, ये सिलेक्ट होने के बाद अगर हम कस्टम लेते हैं तो ये सारा सेटिंग्स हमें खुद करना पड़ता है कस्टम्स में। टिपिकल में SAP खुद सिस्टम डिसाइड करता है, तो ई ड्राइव में उसने डिसाइड किया है SAP डेटाबेस इंस्टॉलेशन हो जाएगा, तो इस तरीके से उसमें बनेगा। अभी जैसे कि पूरा ड्राइव खाली रहेगा या दूसरे फाइल्स रहेंगे, ये इंस्टॉल के बाद ये पाथ बनेगा, ये डेटा डिवाइस फॉर SAP, मतलब ये जो भी आपकी फाइल है 88 GB का ड्राइव बनेगा, मतलब उसमें स्पेस रहेगी। उसके बाद लॉग के लिए अलग से जगह स्पेस जाएगी, डायलॉग एजेंट के लिए जाएगी, कितनी प्रोसीजर है ये सब है। अगर आपको बेसिस पर्सन है या कस्टम सिलेक्शन है तो ये सारे की आपको मैन्युअली देनी पड़ती है, टिपिकल में ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये सब पोर्ट वगैरह हो जाने के बाद आप ऐसा देख सकते हैं कि इसमें कितने पैरामीटर्स है, कितनी मेमोरी हमने अलॉकेट की है, डेटाबेस का यूज़र पासवर्ड जो मास्टर पे दिया था वो है, कितने पैरेलल जॉब चलेंगे, ये सब ऑटोमेटिकली हो जाता है क्योंकि ये टिपिकल सिस्टम हमने चूज़ किया हुआ है। ये जो हमने अनपैक किया था वो कर्नल वगैरह जो अनपैक होने के बाद इधर आया है। तो इस तरीके से जितने भी पैरामीटर हमने सिलेक्ट किए हैं वो सब का एक बार आपको रिव्यू करवाया जाएगा। रिव्यू के बाद ये सारी जगह पे वो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा बहुत इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा क्योंकि ये इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे चलता है। हाँ, अगर आपके पास 16 GB से ज़्यादा की रैम वाला और ये i7 वाला कंप्यूटर है तो इंस्टॉलेशन 4 घंटे में कंप्लीट होगा। मेरी सिस्टम के हिसाब से इंस्टॉलेशन 8 घंटे लेगा। तो मैं आपको थोड़ा बहुत इनिशियली दिखाऊंगा, उसके बाद ये वीडियो मैं कंप्लीट करूंगा यहाँ पे, क्योंकि 8-9 घंटे का वीडियोस मैं आपको नहीं अपलोड कर सकता। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे तो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। अभी की जैसे कि आप देख रहे हो शुरुआत के जो स्टेप्स हैं बहुत तेज़ी से जाएंगे। ऑलमोस्ट जब तक डेटाबेस सेटअप ना आए, मतलब यहाँ पे जब सेटअप डेटाबेस सर्वर लिखा उसके बाद जो कॉन्फ़िगर डेटाबेस, ज़्यादातर ये डेटाबेस का रिलेटेड पोर्शन आएगा उसमें टाइम लेगा। अभी आप यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे बताया था डी ड्राइव में यहाँ पे थोड़ी देर बाद डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा USR करके। देखिए ये बनना शुरू हो गया, तो अब जैसे जैसे शुरू होगा उसमें वो डेटा आता रहेगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा सेटअप किस तरीके से लगा हुआ है। ये सारे आपको स्टेप्स हैं, यहाँ पे नीचे आपको फाइल है, तो मैं जहाँ तक ले सकता हूँ वीडियो वहाँ तक लेके अपलोड करूँगा ताकि आप अगर इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा पता चले, और इसी रीज़न से वीडियो लंबा होने वाला है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि काफ़ी तेज़ी से सेटअप शुरू हो रहा है। ये जब डेटाबेस के रिलेटेड आएंगे वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि डेटाबेस में ज़्यादातर टाइम लेता है, क्योंकि ज़्यादातर जो 80-90 GB का डेटाबेस है पूरा, तो 80-90 GB का क्रिएशन होने में टाइम लगेगा, इसीलिए वो जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे वो थोड़ा बहुत टाइम लेगा। अभी जैसे कि और एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको कि ये जो SAP इंस्टॉलेशन चल रहा है तो ये काफ़ी टाइम लेगा।
तो उस दौरान आपको कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये बैकएंड में सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर ऐसा कुछ आपको देखना है तो इसके लिए एक बहुत मैं अच्छा आइडिया आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है, टास्क मैनेजर ओपन करना है। जैसे ही टास्क मैनेजर ओपन करोगे आपको यहाँ से एक टास्क मैनेजर ओपन करना है और टास्क मैनेजर जैसे ही ओपन करोगे यहाँ से, तो यहाँ पे आपको जाना है मोर डिटेल में, क्योंकि ये विंडोज़ का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आपको यहाँ से मिलेगा। लिनक्स में नो डाउट आपको मिलेगा, लेकिन विंडोज़ में भी आप यहाँ से रनिंग प्रोसेस देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमें जाना है परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस पे लाइव तो हमें मिलेगा ही, ये तो जनरली हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जाना है रिसोर्स मॉनिटर में। तो रिसोर्स मॉनिटर हम क्लिक करेंगे तो एक अलग से स्क्रीन ओपन हो जाएगा। उसमें हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, हमारे जो CPU है, मेमोरी वगैरह। तो यहाँ पे मैं डिस्क पे क्लिक करना है। तो ये कब काम आएगा कि जब आपके सिस्टम पे काफ़ी सारा इंस्टॉलेशन चल रहा है और वहाँ पे आपको काफ़ी 1-1.5 घंटे तक एक ही % पे रुका हुआ है, मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आपको कुछ दिखा नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे आप यहाँ पे बैकग्राउंड में देखेंगे तो देखिए ये जो ई ड्राइव चल रहा है, हमने ई ड्राइव में इंस्टॉलेशन किया, तो इसके सामने देखिए वहाँ पे रिटर्न वगैरह हो रहा है कुछ। तो इस तरीके से आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं और थोड़ा बहुत आप अपने फ्यूचर के लिए सीख भी सकते हैं। एनालिसिस करना है आपको इसको कैसे वर्क करता है, तो ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसमें आपको हर तरीके की डिटेल मिलेगी। आप मेमोरी पे भी जाओगे तो मेमोरी रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी कि कितनी मेमोरी कहाँ पे जा रही है। ज़्यादातर ये डिस्क पे ही रहता है, क्योंकि डिस्क से अब तो पता चलता है कि अब ये राइट मतलब कि आपकी डेटाबेस राइट हो रहा है। तो इस तरीके का ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होगा, यहाँ मेन स्क्रीन पे तो कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे सेम यही रहेगा। तो बैकएंड से आप इसको कंफर्म कर सकते हो कि ये सिस्टम काम कर रहा है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि इसका लॉग कहाँ से देखते हैं, रन टाइम है इंस्टॉलेशन का, क्योंकि ये बहुत काम आता है जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो और आपकी इंस्टॉलेशन अटक गया है। तो उसके लिए आपको जाना है प्रोग्राम्स फाइल्स में। प्रोग्राम्स फाइल्स में यहाँ पे आप SAP INST डायरेक्टरी का बदलेगा, वहाँ पे जाइए, डबल क्लिक कीजिए, ये एक बहुत लंबा पाथ रहेगा, वहाँ पे आपको जाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग फाइल्स आ जाएंगे। ये जब फाइल्स है उसमें आपको जाना है SAP INST पे जाना है, SAP INST, क्योंकि जितनी भी INST बनेगी उसके आगे एक नंबर बन जाएगा, 1 2 3 4, जो सबसे लेटेस्ट होगी उसके आगे कोई नंबर नहीं होगा। तो आप कभी भी उसको लॉग फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो कि भाई अभी काम कहाँ पे है, तो ये SAP INST पे डबल क्लिक करने का आपको। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे, फाइल थोड़ा बड़ा रहेगा लेकिन वो ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे उसकी पूरी हिस्ट्री देखने को मिलेगी कि SAP में शुरू से कहाँ हुआ, क्या हुआ, कितनी फाइलें रिमूव हुई, ये देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। ये देखिए, तो ये इसके एक R&D और जब इशू आता है, क्योंकि 95% SAP सिस्टम इंस्टॉलेशन में इशू आते ही है, क्योंकि वो सिस्टम पे डिपेंड है। स्टेप सेम है, लेकिन जितनी ज़्यादा डिफरेंट अलग अलग सिस्टम रहेगी, हो सकता है कि मेरी सिस्टम में कुछ अलग एरर आएगा। अगर यही सेटअप मैं आपकी सिस्टम में करने जा रहा हूँ तो आपकी सिस्टम में भी कोई अलग से एरर आएगी, क्योंकि वो सिस्टम पे डिपेंड रहता है। तो यहाँ से आप उसको वेरीफाइड कर सकते हो, लॉग कर सकते हो। अगर आपको कोई बोले कि आपका लॉग दिखाओ क्या है, तो लॉग वगैरह आपको यहाँ से मिलेगा SAP का। और इसमें अलग अलग तरीके के लॉग रहेंगे, ना कि सिर्फ SAP का मिलेगा आपको, इसमें डेवलपर लॉग भी मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ, ये देखिए डेवलप SAP कर्नल है, अलग अलग है। तो मतलब आपको अलग अलग इस पर R&D करना पड़ेगा अगर आपको इश्यूज वगैरह आते हैं तो इस तरीके से आप इसकी जो डेवलपर लॉग वगैरह है, तो एरर आता है तो आप एरर से देख सकते हो और आगे क्या डिसीजन लेना है वो आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए कि ये स्टेप 11 आया, आप देख रहे हो अभी 10 पे हमने किया था, अभी उसके बाद 11 आया। और अभी जैसे थोड़े टाइम पहले एक एरर भी आया था, वहाँ पे मैंने फिर से रिट्राई किया था, आपको अगर याद हो तो।
अगर नहीं है तो आप पीछे वीडियोस रिवाइंड करके देख लीजिए। तो ऐसे वे में क्या होता है कि बड़ी सिस्टम होती है, तो अगर एक बार एरर आता है तो आप फिर से उसको एक बार रिट्राई का चांस दीजिए। और रिट्राई का चांस करने के बाद कभी कभी क्या होता है कि वो इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो टेम्पररी स्पेस होता है, वो टेम्पररी स्पेस अगर एलोकेट नहीं होती है उसकी वजह से भी एरर आ सकती है। तो आप उसको एक दो बार रिट्राई करिए। अगर एक दो बार रिट्राई करने के बाद भी आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो आप उसको लॉग को रिफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जब भी एरर आती है तो आप चेक कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि हमारा फेज 12 ऑफ 54 मतलब टोटल 54 जो टास्क है उसमें से 12 नंबर पे है, लेकिन मुझे देखना है कि ये सच में चल रहा है, हैंग हो गया है। तो यहाँ से मैंने जैसे बताया कि आप जाके देख सकते हो। देखिए यहाँ पे जो इस SMM करके है उसमें देखिए लिख रहा है 232 272, मतलब कि प्रोसेस चल रही है, रुका हुआ नहीं है, क्योंकि ये टाइम लेगा, बहुत टाइम लेगा ये सिस्टम इंस्टॉल होने में। तो इस तरीके से आप लॉग के ऊपर से आपको आइडिया आएगा। और SAP की सारी सिस्टम है, ना कि सिर्फ ECC में, आप नए भी जितने भी HANA वगैरह है उन सभी में लॉग देखने का पैटर्न यही है SAP में। तो आप इस तरीके से इस पर आइडिया करके आपको पता चलेगा कि किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ से आपका लॉग वगैरह मैंने आपको बता दिया। और अगर डेटाबेस जब तक इंस्टॉल नहीं होगा तब तक आप उसका लॉग जल्दी नहीं देख पाओगे। तो फिलहाल SAP INST डायरेक्टरी जो मैंने बताया वहीं से आप उसका लॉग रिफ़र कर सकते हो जब तक इंस्टॉलेशन ना हो जाए कंप्लीट। अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि कल मैंने जो बताया था कि ये बहुत टाइम लेगा ये प्रोसेस, तो पूरी रात भर वो प्रोसेस चलने के बाद अभी तक 48 नंबर के फेस पे पहुंचा है। तो मतलब 48 नंबर के फेस पे पहुंचा मतलब डेटाबेस इंस्टॉलेशन हो गया है, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ हो गया है। अभी जो ये फेस चल रहा है वो नंबर है 48, और आप देख सकते हो कि टिक किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं कर्सर कर रहा हूँ कि एबएप रिपोर्ट्स पे है, ठीक है। तो एबएप रिपोर्ट, ये रिपोर्ट भी ज़्यादा टाइम लेगा है, थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट आधा घंटा लेता है। ये रिपोर्ट किस चीज़ का होता है कि आपकी SAP सिस्टम में एप्लीकेशन लेवल पे जो भी प्रोग्राम वगैरह थे वो सारे सक्सेसफुली इंस्टॉल हुए हैं या नहीं हुए। उसके बाद वो क्या करेगा, अगर सब सक्सेसफुली रिपोर्ट हो जाएगा तो वो पूरा जो एप्लीकेशन है उसको रीवर्क करेगा। मतलब टेबल स्टेटिस्टिक्स जैसा ऑरेकल वगैरह में रहता है वैसे प्रोग्राम में भी उसको एक बार स्टेटिस्टिक्स करता है जिससे आपकी सिस्टम का परफॉर्मेंस फास्ट रहे। तो इसका कहना यही होता है कि यहाँ 48 पर फेज है, 48 के बाद वो दूसरे फेज पे जाएगा। तो अभी हम वेट करेंगे दूसरे फेज पे कितना टाइम ले रहा है, लेकिन यहाँ पे आधा पौना घंटा तो लेगा ही लेगा। अभी जैसे कि 48 के बाद 49 नंबर के फेज पे आ गया है। 49 नंबर पे लिखा है अपडेट डेटाबेस स्टेटिस्टिक्स, मतलब अभी क्या होगा, डेटाबेस रिसेंटली इंस्टॉल्ड हुआ है तो उसमें से प्री डिफाइन जो SAP का डेटाबेस के जो सेटअप वगैरह होते हैं तो वो थोड़े फास्ट हो जाते हैं। तो इंस्टॉलेशन टाइम पे ऑटोमेटिकली ही वो पूरा स्टेटिस्टिक्स एक बार हो जाएगा। पहले एप्लीकेशन का स्टेटिस्टिक्स हुआ 48 नंबर पे, उसके बाद 49 नंबर पे डेटाबेस स्टेटिस्टिक्स हुआ। डेटाबेस स्टेटिस्टिक्स आप लोग जानते ही है, अगर नहीं जानते तो मैं एक बार बता देता हूँ कि डेटाबेस स्टेटिस्टिक्स का मतलब होता है कि आपका जो भी डेटाबेस है, और अगर आपको एक जनरल कंसेप्ट बताओ कि आप विंडोज़ वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे तो उसमें एक डिस्क डीफ्रेगमेंट करके एक ऑप्शन आता था कि जिसमें होता क्या है कि आप अपनी जो हार्ड डिस्क होती है उसमें कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो, तो इंस्टॉल करने के बाद जब आप वो प्रोग्राम रिमूव कर देते हो तो प्रोग्राम तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होगी कि वो प्रोग्राम जो रिमूव होगा लेकिन वो स्पेस पहले जब इंस्टॉलेशन के टाइम पे एलोकेट हुई थी वो स्पेस आपको दोबारा नहीं मिलेगी। और यही एक रीज़न होता है कि आप कभी कभी आप डेटा रिकवर करते हो तो आपको डेटा भी मिल जाता है। तो उसका रीज़न भी यही जुड़ा हुआ है, इस रीज़न से जुड़ा हुआ होता है कि डेटा रिकवर क्यों हो जाता है, क्योंकि वो एड्रेस जो अपडेट होता है वो अपडेट नहीं होने की वजह से आपको डेटा मिल जाता है। अगर उसके ऊपर कोई भी चीज़ ओवरराइट हो जाएगी तो आपको डेटा नहीं मिलेगा। तो डीफ्रेगमेंट करने का मतलब ये होता है कि आपने जो भी प्रोग्राम डिलीट किया है उसको फिर से वो रीवर्क करेगा, मतलब वो स्पेस को पूरा हटा के फिर से रीअलोकेशन करेगा। तो डेटाबेस विंडोज़ में डीफ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, डेटाबेस और SAP में उसको रीवर्क या रीबिल्ड या टेबल स्टेटिस्टिक्स का वर्ड बोलते हैं। तो वो 49 का फेज हुआ। अभी 50 नंबर का फेज चल रहा है जिसमें लिखा है क्रिएट यूजर फॉर डायग्नोस्टिक एजेंट। ये होता है आपका जो एजेंट है, मतलब कि आपका जो होस्ट सिस्टम है, होस्ट सिस्टम को आपकी जो SAP MMC जो सिस्टम है जहाँ मैनेजमेंट कंसोल, वहाँ कंट्रोल करने के लिए ये एजेंट होता है। ये भी हर सिस्टम में मैंडेटरी होता है।
ये 51 नंबर का फेस है। अभी के जो फेस है 2-3 वो काफ़ी तेज़ी से हो जाएंगे, उसके बाद जो लास्ट फेज़ है वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी 51 नंबर का फेज पे लिखा है इंस्टॉल कॉमन सिस्टम फाइल्स फॉर डायग्नोसिस, मतलब जो डायग्नोसिस्ट DAA बोलते हैं जिसको, उसके रिलेटेड जो भी फाइल्स वगैरह है वो इंस्टॉल हो रहा है। ये मैं पूरा वीडियो इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप पता चले, क्योंकि जनरली आप कहीं पे भी बाहर जाओगे तो आपको कहीं ये कोई दिखाएगा नहीं या देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से वीडियो अगर एक बार आप प्रॉपर देख लोगे तो आपको लाइफ टाइम ये काम आएगा। और बैकएंड में जो फाइल प्रोसेस, कौन कौन सी फाइल का प्रोसेस हो रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे कि किस तरीके से इसमें वर्क हो रहा है, कि जैसे कि डायरेक्टरी है जगह 1 बाय 1 उसमें चेंज हो रहा है, तो भी आप देख सकते हो। तो उससे आपको इन फ्यूचर कभी कुछ एनालिसिस करना है तो काम आ सकता है। अभी MMC इंस्टॉल हुआ, उसके बाद जो सेकंड नंबर का फेस अगर आपको देखना है तो हम यहाँ से नीचे कर्सर कर सकते हैं, तो भी वहाँ से आप देख सकते हो। तो अभी थोड़ा वेट करना है आपको। यहाँ पे देखिए ऐसे भी होस्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है, स्टार्ट हुआ, स्टॉप हुआ। ये 10 मिनट एक्स्ट्रा होगा इसका, लेकिन भले हो, क्योंकि आप लोगों को भी पता चलेगा और इन फ्यूचर जो भी कोई देखेगा उसको पता चलेगा कि बैकएंड में प्रोग्राम कौन कौन से इंस्टॉल होते हैं, कौन कौन से सर्विसेज का यूज़ होता है। आप ऊपर देख सकते हो बार कितनी तेज़ी से भी बढ़ रहा है। अभी नंबर आया 52, मतलब लिखा है प्रिपेयर टू इंस्टॉल DAA, मतलब उसके रिलेटेड जो भी फाइल्स वगैरह थी वो हो गई है। उसको स्टार्ट स्टॉपिंग SAP ने और से पुश करके देख लिया, वो सक्सेसफुल चल रहा है। तो अभी 52 के बाद नंबर आएगा 53 का, और सबसे लास्ट रहेगा 54 का। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि ये जो 45 के बाद के जो है वहाँ पे कभी कभी एरर आती है आपके सिस्टम में। तो अगर उसके बाद एरर आती है तो आपको 3-4 बार सिस्टम रिस्टार्ट करना है या रिट्राई करना है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट वगैरह कैसे है, टेम्पररी स्पेस रिलेटेड कंपोनेंट है। तो कभी कभी कैसा होता है कि आप 3-4 बार सिस्टम रिबूट करके भी रिस्टार्ट करते हो तो भी वो कभी कभी एरर अपने आप सॉल्व हो जाती है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद भी फेस किया हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 45 के बाद अगर कोई भी जगह पे आपको एरर रुकता है या डिस्प्ले प्लस वर्क सर्विसेज आपकी शुरू नहीं हो रही है तो ये ट्राई आप कर सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से ही पता चलती है। क्योंकि सबकी अलग अलग सिस्टम होती है तो सबको अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। मुझे जो एक्सपीरियंस हो रहा है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है आपको कोई अलग एक्सपीरियंस हो तो आप भी शेयर कर सकते हो। अभी फाइनली सबसे लास्ट 54 नंबर का फेस चल रहा है और उसमें लिखा है स्टार्ट डायग्नोसिस एजेंट इंस्टेंट, मतलब फाइनली अभी ये अपने आप सक्सेसफुली जो एजेंट है उसको शुरू करने की कोशिश करेगा। वो शुरू करेगा, उसके बाद स्टॉप करेगा। शुरू करने के बाद अगर स्टॉक सक्सेसफुल हो जाता है और आपको एक मैसेज आ जाएगा, वो मैसेज भी यहाँ पे अभी थोड़ी ही देर में स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएगा। देखिए अभी आपको मैसेज आ गया है कि सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी इसको कंप्लीट कर दिया है। नो डाउट इसमें टाइमिंग आप देख सकते हो, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा हुआ है और वैसे बहुत जल्दी हुआ था, लेकिन मैंने अभी उसको एक्सेस किया वो तो पूरा ऑलमोस्ट 8-9 घंटे इसमें लगे हैं। दूसरा मैं आपको बताने वाला था कि ये जो करते टाइम एक स्टेप मैं बताना भूल गया था कि ये विंडोज़ इंस्टॉलेशन में आप जब भी ये इंस्टॉलेशन करो तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले आपको जाके एक सिक्योरिटी पॉलिसी है उसको ऑफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जाना है secpol.msc टाइप करना पड़ेगा आपको। ये आप रन टाइम पे भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप इंस्टॉलेशन चालू करने के बाद भी कर सकते हो, लेकिन ये करना ज़रूरी है। नहीं तो आपको डेटाबेस इंस्टॉलेशन और सब कुछ कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद जब आपका इंस्टेंस स्टार्टिंग आएगा, मतलब फेस नंबर 40 के बाद के जो फेसेस शुरू हो जाएंगे तब ये एरर आपको आ सकती है। तो ये एक मैंडेटरी स्टेप है, वो आप नोट कर लीजिएगा। अभी जैसे कि मैंने शुरू किया है क्लिक करके, तो अभी ये जैसे ओपन हो गया है। ये ओपन होने के बाद हमें इसको बड़ी स्क्रीन करके यहाँ पे लोकल पॉलिसीज़ पे क्लिक करना रहेगा। जैसे ही लोकल पॉलिसीज़ पे करेंगे ये 3 ऑप्शन रहेंगे, आप यहाँ से उसको ड्रॉप डाउन करिए और यहाँ पे सिक्योरिटीज़ ऑप्शन में जाइए। सिक्योरिटीज़ ऑप्शन में जाने के बाद आपको लास्ट तक आ जाना है
और यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है रन वाला, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये ऑप्शन आपको एनेबल रहेगा जब आप बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ इंस्टॉल करते हो। तो इसको आपको डिसेबल करना है। डिसेबल करने के बाद इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप रिस्टार्ट करोगे अगर भूल गए हो शुरू में और आपको अभी SAP रन टाइम पे रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। SAP INST में एक अच्छी बात ये है कि आपका इंस्टॉलेशन जहाँ से भी बंद हुआ है, जब आप डबल क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, कंटिन्यू विथ लास्ट इंस्टॉलेशन और दूसरा ऑप्शन आएगा न्यू वाला। तो आप कंटिन्यू करोगे तो वहीं से शुरू हो जाएगा। तो ये के ऑप्शन आप विंडोज़ इंस्टॉलेशन शुरू करने से पहले भी कर सकते हैं। तो एक ये चीज़ मैंने बता दी, मेंशन कर दिया। दूसरा कि जब आप इंस्टॉल करने जाओगे तो उस टाइम आपके पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर का आईडी रहेगा, लेकिन रन टाइम पे जब आप इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो उस दौरान और 3 आईडी बनेंगे। उसमें से एक आईडी बनेगा आपका SID ADM बनेगा, मतलब यहाँ पे मैंने SMM SID लिया है तो वो बनेगा SMM ADM। दूसरा आईडी बनेगा जो डेटाबेस के नाम से है, उसका नाम रहेगा SYB SID, मतलब कि साइबेस का SYB और SID है हमारा SMM, तो SYB SMM। तीसरा जो बनेगा वो SID ADM बनेगा, तो SMM ADM। तो ये 3 आईडी रहेंगे। अभी रन टाइम पे अगर आपको इस तरीके की एरर आ रही है तो आप एक बार लॉगिन चेंज करके भी इंस्टॉलेशन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि साइबेस में और ये जो ECC इंस्टॉलेशन में कभी कभी एडमिन रिलेटेड इश्यूज आते हैं। तो इस तरीके से आप लॉग चेक करके कर सकते हैं। तो ये थोड़े बहुत जो स्टेप्स है वो मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग इश्यूज आते हैं, तो ये फिक्स नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से उसको R&D करके आप शॉर्ट आउट कर सकते हो। अभी ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद, अभी जैसे कि मैं यहाँ पे ओके दे रहा हूँ आपके सामने, ओके देने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहेगा, सिस्टम को पहले रीस्टार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि रीस्टार्ट करोगे तो सिस्टम थोड़ी स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि पूरा लॉन्ग इंस्टॉलेशन रहता है तो काफ़ी सारी फाइल्स वगैरह रहती है। उसके बाद हमारा काम रहेगा SAP GUI इंस्टॉलेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद जो सबसे पहले SAP GUI इंस्टॉलेशन करते हैं, उस दौरान जो फर्स्ट स्क्रीन है वहाँ से मैं दूसरा वीडियो शुरू करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अभी इसको बंद कर रहा हूँ और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स इट, ये कंप्लीट हो गया हमारा SAP का इंस्टॉलेशन। और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्क्रीन बनी हुई है SAP मैनेजमेंट कंसोल। तो वो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि किस तरीके से करते हैं।